हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, क्या हालचाल। तो बच्चा पार्टी, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके क्लास 12 का, तो इसीलिए इस पे फोकस भी हमें थोड़ा ज्यादा करना है। हर चीज को बिल्कुल डिटेलिंग से रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझने वाले हैं। तो बच्चा पार्टी, ईयरफोन लगा लो, वॉल्यूम बढ़ा लो और अपने भाई के साथ इस चैप्टर को कंसेप्चुअली समझने के लिए तैयार हो जाओ। चलिए बेटा, शुरू करते हैं। चलिए बेटा, शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम से। ये नेशनल इनकम होता क्या है? सिंपल वर्ड में बोलो तो हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम हमारे देश की पूरी इनकम, राइट? यही बोलते हैं ना कि हमारे देश की इनकम क्या है, उसको क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। अब जरा इकोनॉमिक की टर्म्स में समझ लो, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेशनल इनकम इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम। नेशनल इनकम क्या है? सम है, जोड़ है, किसका? फैक्टर इनकम का, जो अर्न की गई है बाय नॉर्मल रेजिडेंट। किसने अर्न करी है? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट ने ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल के अंदर। अब यहां पे ना दो मेन वर्ड्स आए हमारे पास, एक फैक्टर इनकम और दूसरा नॉर्मल रेजिडेंट, आया नहीं? अब इन दो वर्ड्स को समझना बहुत जरूरी है। अभी के लिए हमें यह समझ में आ गया कि जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न करी है किसी भी देश के नॉर्मल रेजिडेंट ने, उन सबका जब हम सम कर देंगे, जोड़ देंगे उन सबको, तो क्या बन जाएगी? हमारी नेशनल इनकम। डेफिनेशन क्लियर हो गई? चलो अब देख लेते हैं ये फैक्टर इनकम क्या होती है। तो बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, किसी भी चीज को बनाने के लिए हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अब इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर हमें कुछ ना कुछ पे तो करना पड़ेगा ना, आया नहीं? इनका ऑनर कौन है? हमारे हाउस होल्ड। हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर को ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करें। तो अब जो प्रोड्यूसर है वो इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो इसने यूज किया या ऑन किया है, उसके लिए उसको क्या करेगा? वो पे करेगा, ठीक है। जैसे लैंड पर रेंट पे करेगा, लेबर को वेजिस या सैलरी, कैपिटल पर इंटरेस्ट, और हमारा जो एंटरप्रेन्योर है उसको मिलेगा क्या? प्रॉफिट। तो ये जो हमारा रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट है ना बेटा, यही होती है हमारी फैक्टर इनकम। अरे बस समझ में? तो फैक्टर पेमेंट या अर्नड इनकम बोलते हैं इसको हम, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। समझ में आ गई बेटा? कोई डाउट? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, इसके अलावा ना एक तरह की इनकम और होती है बेटा, जिसको हम अनअर्नड इनकम या फिर ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। ये भी आपको पता होनी चाहिए। इन इनकम्स को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, ठीक है बेटा। चलिए, जैसे चैरिटी, गिफ्ट, ठीक है, ये ना यूनिलेटरल होती है, एक ही तरफ से, इसके रिटर्न में कुछ नहीं दिया गया, इसीलिए ये क्या होती है हमारे पास? ट्रांसफर इनकम होती है। चैरिटी हो गया, गिफ्ट हो गया, डोनेशन हो गया, ये सारी की सारी क्या है हमारे पास? अर्नड इनकम। भाई ये कमाई नहीं गई है, ठीक है, इसलिए इसको ट्रांसफर इनकम कहा जाता है और इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। इसीलिए हमारी डेफिनेशन में केवल फैक्टर इनकम की बात की गई है, ट्रांसफर इनकम की बात नहीं की गई। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया, शाबाश। अब बात कर लेते हैं नॉर्मल रेजिडेंट की। तो भैया, ये नॉर्मल रेजिडेंट कौन है? अ नॉर्मल रेजिडेंट इज सेड टू बी वन हु ऑर्डिनरी रिजाइड इन द कंट्री, जो बंदा उस कंट्री में रह रहा है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में लाई करता है। तो मतलब एक ऐसा इंसान, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एक कंट्री के अंदर रह रही है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में लाई करता है। अब ये रहने का जो पीरियड है वो नॉर्मली 1 ईयर होता है, मोर देन 1 ईयर। अब ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट का क्या मतलब है? कि भैया कमाना भी वही है, खर्चा भी वही करना है, इन्वेस्टमेंट भी वही करनी है, प्रॉपर्टी भी वही खरीदनी है। अरे भाई समझ में? अगर कोई इंसान ये सब चीजें करता है किसी कंट्री में, तो उसका इंटरेस्ट उसी कंट्री के लिए लाई करता है। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है जी, तो क्लियर हो गया नेशनल इनकम क्या है? सम ऑफ फैक्टर इनकम, जो किसने कमाई है? नॉर्मल रेजिडेंट ने। नॉर्मल रेजिडेंट कौन है?
जो उस कंट्री में 1 साल से ज्यादा टाइम तक रह रहा है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री के लिए लाई करता है। ठीक है बेटा, क्लियर। अकाउंटिंग ईयर में 1 साल में जितने भी फैक्टर इनकम कमाई गई है नॉर्मल रेजिडेंट द्वारा, उन सबका सम कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, नेशनल इनकम। क्लियर। तो अब एक बार देख लेते हैं नॉर्मल रेजिडेंट कौन है हमारे और नॉर्मल रेजिडेंट कौन नहीं है। ठीक है बेटा, तो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया में कौन कौन आता है, वो इंडियंस जो वर्क कर रहे हैं फॉरेन एम्बेसीज में इंडिया के अंदर। बेटा इंडिया के अंदर ना बहुत सारी कंट्रीज की क्या होती है, फॉरेन एम्बेसीज होती है। मान लो ये चाइना की फॉरेन एम्बेसी है। ठीक है, अब यहां पर जो इंडियंस काम कर रहे हैं वो कहाँ रह रहे हैं, इंडिया में। उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो कौन सी कंट्री के लिए है, सारा स्पेंड करना, इनकम अर्न करना, ठीक है, प्रॉपर्टी उनकी सब कहाँ पर है, इंडिया में है, हाँ या नहीं। तो इसीलिए वो इंडिया के रेजिडेंट है। ऑन द अदर हैंड वो फॉरेनर्स जो वर्क कर रहे हैं इंडियन एम्बेसीज में, एम्बेसी किसकी है, इंडिया की है, कहाँ पर है, कनाडा में और जापान में। भाई हमारी एम्बेसी है कहाँ पर, कनाडा जापान में, वहां पर कनाडा के लोग काम कर रहे हैं, जापान के लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो ना तो इंडिया में रह रहे हैं, ना ही उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई कर रहा है, तो वो इंडिया के लिए क्या हो गए, नॉन रेजिडेंट हो गए। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, कुछ एक्सेप्शन है वो मैं आपको समझाऊंगा अभी। अगला, इंडियन एम्प्लॉयड इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया। भाई WHO, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियंस उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। क्या परेशानी है, रह कहाँ रहे हैं, इंडिया में, क्योंकि WHO कहाँ पर है, इंडिया में है। ठीक है, और इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कहाँ पे लाई कर रहा है, इंडिया में, क्योंकि यहीं पे वो खर्चा कर रहे हैं, यहीं से कमा रहे हैं, यहीं पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, यहीं पे अपना बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, सब कुछ यहीं से कर रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट, क्लियर। चलिए, लोकल पीपल हु वर्क इन द ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन इंडिया, सेम कंसेप्ट। IMF ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब इनमें जो लोकल लोग काम कर रहे हैं इंडिया के, और ये IMF है कहाँ पर, इंडिया में, तो वो रह कहाँ रहे, इंडिया में, उनका रेजिडेंट कहाँ पर है, इंडिया के अंदर है, और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कहाँ पे लाई करता है, इंडिया के लिए लाई करता है, यहीं पे खाना, यहीं पे पीना, यहीं पे खर्चा करना, यहीं पे प्रॉपर्टी खरीदनी। ठीक है, चलिए अब देखिए जरा, वो फॉरेनर्स जो WHO में काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर, एक बात बताओ, वो फॉरेनर जो इंडिया में काम कर रहे हैं, ठीक है, कहां पर, WHO के अंदर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो भैया उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो किसके लिए होगा, अपनी कंट्री के लिए। तो इसीलिए उसको हम नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया कंसीडर करेंगे, रेजिडेंट कंसीडर नहीं करेंगे। आगे बात समझ में। चलिए, ऐसे ही सिमिलरली जर्मन्स जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में काम कर रहे हैं इंडिया के, भैया वो किसके लिए काम कर रहे हैं, वो अपनी कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी अपनी कंट्री के लिए है, तो इसलिए उसको हम नॉन रेजिडेंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये आया बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एम्बेसडर्स फॉर इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, तो जो एम्बेसीज होती है ना, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है, इंडिया के अंदर ये चाइना की एम्बेसी थी, ठीक है, तो इसको ना हम चाइना की टेरिटरी का पार्ट कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर चाइना के जो भी रेजिडेंट्स है जो इंडिया में रह रहे हैं या फिर जो काम करने आ रहे हैं, वो इजीली फ्लो कर सकते हैं, जब मर्जी जा सकते हैं। ठीक है, जब मर्जी अपनी परेशानियों को बता सकते हैं। ठीक है, क्या इंडियन यहाँ पे जा सकते हैं, नहीं, हमें जाने के लिए वहां पे परमिशन चाहिए, पर जो चाइना के रेजिडेंट्स हमारे यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, वो इजिली यहाँ पे फ्लो कर सकते हैं। तो ये चाइना की, इंडिया में है बट चाइना की टेरिटरी कंसीडर की जाती है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इंडिया की भी ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज के अंदर, मान लो चाइना है हमारे पास, चाइना के अंदर भी इंडिया की क्या है, एक पर्टिकुलर एम्बेसी होती है, हर एक कंट्री के अंदर होती है, तो वो इंडिया की टेरिटरी का पार्ट कंसीडर किया जाता है। इसलिए जो एम्बेसडर्स काम कर रहे हैं कहाँ पर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, वो कहाँ रहेंगे, हमारे एम्बेसीज में रहेंगे। ठीक है, तो वो इंडिया की टेरिटरी कंसीडर करते हैं, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी किसके लिए है, इंडिया के लिए है। आ रही बात समझ में। तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि बच्चों के दिमाग में सवाल आता है, भैया रह तो वो बाहर रहे हैं, हाँ बच्चा, वो जो एम्बेसी है वो भी इंडिया का ही पार्ट कंसीडर किया जाता है। और वैसे भी यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं रेजिडेंस, ठीक है ना, यहाँ पे ना इकोनॉमिक रेजिडेंस की बात की जाती है, ठीक है, ज्योग्राफी रेजिडेंस की बात नहीं की जाती है। इसको आप आगे हायर क्लास में पढ़ोगे डिटेल में, अभी के लिए आप इतना समझ लो। ठीक है, चलिए, द फॉरेन सिटीजन्स लिविंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। अगर कोई बाहर से सिटीजन आकर इंडिया में रहता है 1 साल से ज्यादा टाइम तक,
ठीक है, अदर देन दोज हु केम हेयर फॉर स्टडीज एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। देखो भाई, पढ़ने आए हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहीं के लिए लाई करता है। बट अगर कोई फॉरेनर हमारे इंडिया में आके रह रहा है, 1 साल से ज्यादा टाइम तक रह रहा है, यहीं पे खर्च कर रहा है, यहीं से कमा रहा है और यहीं पे प्रॉपर्टी वगैरह भी खरीद रहा है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारे देश के लिए लाई कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रेजिडेंट हो जाएगा, कोई डाउट। अब एम्बेसडर्स इन इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, भाई बाहर के जो चाइना के एम्बेसडर्स है जो इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, इंडिया में जो चाइना के एम्बेसडर्स रह रहे हैं, ठीक है, ये कौन सी जगह पे रह रहे हैं, एम्बेसीज में, ये किसका पार्ट कंसिडर किया है, चाइना के लिए, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाइना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसके लिए है, चाइना के लिए है, इसलिए इनको हम नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर नहीं कहेंगे, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया होंगे ये, क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट किसके होंगे, चाइना के, ठीक है। द फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट वर्किंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, सिंपल सी बात है, 1 साल से कम टाइम के लिए फॉरेन एक्सपर्ट हमने बुलाया। आपको पता है ना, बहुत सारी मशीन वगैरह हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, अब उन मशीन को इंस्टॉल करना भी ना उन्हीं कंपनी को आता होता है जिन्होंने उसको एक्सपोर्ट किया होता है, तो उसके लिए हम उसको इंस्टॉलेशन के लिए बुलाते हैं, तो वो आते हैं, इंस्टॉल करके चले जाते हैं, तो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री के लिए, और वो रहते भी यहाँ पे 1 साल से कम टाइम के लिए, तो ये क्या हो गया, हमारे नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, कोई डाउट, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए बेटा, अब एक बार ना फटाफट डोमेस्टिक टेरिटरी समझ लेते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी की हम बात करें तो क्या होता है, इकोनॉमिक टेरिटरी, इट रेफर्स टू इकोनॉमिक टेरिटरी विच इज मच वाइडर कंसेप्ट देन पॉलिटिकल टेरिटरी। भैया पॉलिटिकल टेरिटरी से बहुत ही बड़ा कंसेप्ट होता है ये इकोनॉमिक टेरिटरी, ठीक है बेटा, क्लियर। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन के हिसाब से इकोनॉमिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी administered by a government within which the person, goods and capital circulate freely। भाई इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है, एक ऐसी टेरिटरी जो कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट जो है उसको गवर्न करती है, एडमिनिस्टर करती है, जहां पर लोग, सामान और जो पैसा है, कैपिटल जो है वो इजिली सर्कुलेट कर सकती है, ठीक है, देश की वो एरिया, ठीक है, जहां पर हमारे लोग, हमारा सामान और हमारा पैसा इजिली सर्कुलेट कर सकता है, तो वो हमारे देश की टेरिटरी के अंदर आता है, और जहां पर रेस्ट्रिक्शंस लग जाती है इन चीजों पे तो वो हमारी टेरिटरी से बाहर आता है, सिंपल, क्लियर। चलिए एग्जांपल समझो, डू वी हैव दिस फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन इन द एम्बेसीज ऑफ फॉरेन कंट्रीज, कि चाइना की एम्बेसीज में आप जाके घुस जाओगे ऐसे ही, नहीं, वहां पे चाइना का जो रेजिडेंट इंडिया में है वो आराम से जा सकता है, बट आप नहीं जा सकते, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, पता है इंडिया में है, आप तो बोलोगे इंडिया में है, मैं तो, मेरे को जाने की परमिशन होनी चाहिए, भाई मेरे भारत देश में है और मुझे ही रोक रहे आने से, क्यों, क्योंकि वो हमारी टेरिटरी के अंदर नहीं आता, हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर नहीं आता, ध्यान रखना इस बात को, वो कंसिडर किया जाएगा चाइना की टेरिटरी, ठीक है बेटा। सिमिलरली चाइना में भी इंडियन एम्बेसी है जहां पे इंडियन आराम से जा सकते हैं, ठीक है, तो वो इंडियन टेरिटरी कंसिडर की जाएगी, क्लियर। डू वी हैव दिस फ्रीडम टू सर्कुलेशन इन द इंडियन एम्बेसी लोकेटेड अब्रॉड, हाँ जी बिल्कुल है, चाइना में जो इंडियन एम्बेसी है वहां पे हम आराम से जा सकते हैं, ठीक है, तो वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट कंसिडर किया जाएगा। अरे बस समझ में, इसके अलावा और भी होते हैं हमारे पास, आपको पता है हमारे पास जो ओशियन है, ठीक है, वहां पर भी ना कुछ पर्टिकुलर एरिया ऐसा है जहां पर हमें फिशिंग राइट है, जहां पर हम इजिली फिशिंग कर सकते हैं, माइनिंग कर सकते हैं, वहां पे जितने भी रिसोर्सेज है वो हमारे हैं, ठीक है, तो मतलब एक पर्टिकुलर एरिया होता है, ठीक है, ये मेनली क्या होता है, 200 नोटिकल माइल्स, कितना होता है, 200 नोटिकल माइल्स, जहां पर आप इजिली क्या कर सकते हो, फिशिंग कर सकते हो, ठीक है, जितने भी नेचुरल रिसोर्स उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जितने भी मतलब आप पूरा पूरा आपका राइट है, जो कुछ भी करो वहां पे। आई बस में तो ये वाला पार्ट भी किसका होता है बेटा, इंडिया की टेरिटरी का पार्ट कंसिडर किया जाएगा, ऐसे हर कंट्री के पास होता है, ठीक है, ओशियंस के अंदर उनकी बाउंड्री से 200 नोटिकल माइल्स तक, ठीक है, तो उनको राइट दे दिया जाता है, तो वो उनका ही, उन्हीं की टेरिटरी का पार्ट कंसिडर किया जाता है, इजिली, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब बात करते हैं डोमेस्टिक और नेशनल इनकम की, मैं बिल्कुल सिंपल कर देता हूं आपके लिए। डोमेस्टिक इनकम वो इनकम होती है जो हमारी टेरिटरी के अंदर अर्न की गई है, जितनी भी फैक्टर इनकम हमारी टेरिटरी, हमारी देश की बाउंड्री के अंदर अर्न की गई है, किसने करी है, नॉर्मल रेजिडेंट ने या नॉन रेजिडेंट ने,
कोई फर्क नहीं पड़ता, डज नॉट मैटर। भाई कोई फर्क नहीं पड़ता किसने कमाए हैं, बस कमाए कहां है, हमारे देश की टेरिटरी के अंदर। ठीक है बेटा, देखो रीड कर लो। तो डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, एनडीपी एट एफसी। ठीक है, इसको आगे हम वो डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बस अभी समझ जाओ कि डोमेस्टिक इनकम की बात हो रही है तो क्या होता है वो एनडीपी एट एफसी। इट इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम, इट इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, जो एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाई गई है। नो मैटर हु जनरेटेड, नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। भाई डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाई गई है, किसने कमाई है कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गई बात, उसको बोलते हैं हम लोग एनडीपी एट एफसी, डोमेस्टिक इनकम। क्लियर। अब बात करो नेशनल इनकम की। अब यहां पर जो इनकम होती है वो अर्न की होती है किसने, हमारे पास हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ने। अब वो कहां से कमाई है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर से या डोमेस्टिक टेरिटरी के आउटसाइड से, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कमाई किसने होनी चाहिए, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ने। आगे बात समझ में। तो भैया डोमेस्टिक इनकम में मेन वर्ड क्या है, टेरिटरी। हमारी टेरिटरी के अंदर जो भी फैक्टर इनकम अर्न की गई है, ठीक है, किसने भी करी हो, वो किस क्या है, डोमेस्टिक इनकम। ऑन द अदर हैंड नेशनल इनकम में क्या होता है, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ने अर्न करी है जो भी इनकम, वो कहीं से भी करी हो, टेरिटरी के अंदर से या टेरिटरी के बाहर से, वो सब इंक्लूड होगी किसमें, नेशनल इनकम में। ठीक है, नेशनल इनकम को रीड कर लेते हैं। इज अ सम टोटल ऑफ इनकम earned by normal resident of a country no matter where it is generated within the domestic territory or outside। समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसको दिखाते हैं हम एनएनपी एट एफसी से। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए तो अब करते हैं कन्वर्जन किसका, डोमेस्टिक इनकम का नेशनल इनकम में। अगर मैं डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करना पड़ेगा, समझो। डोमेस्टिक इनकम में कौन सी इनकम आती है बेटा, जो किसी ने भी कमाई हो, ठीक है, पर कहाँ कमाई हो, हमारे देश की टेरिटरी के अंदर। तो इसके अंदर वो इनकम भी आएगी जो हमारे नॉन रेजिडेंट ने कमाई है, ठीक है, बाहर के लोगों ने कमाई है, कहां से, हमारे देश की टेरिटरी के अंदर। बट वो नेशनल इनकम में तो नहीं आती ना, नेशनल इनकम में तो केवल वो इनकम आएगी जो हमारे रेजिडेंट ने कमाई है, हाँ या नहीं। तो डोमेस्टिक इनकम में से अगर मैं वो इनकम माइनस कर दूं जो नॉन रेजिडेंट ने कमाई है, कहां से, फ्रॉम ओवर कंट्री, हमारी कंट्री से जो भी इनकम नॉन रेजिडेंट ने कमाई है वो माइनस कर दूं। ठीक है, अब डोमेस्टिक इनकम में क्या रह गया, वो इनकम रह गई जो हमारे रेजिडेंट ने कहां से कमाई है, हमारी टेरिटरी के अंदर से। पर नेशनल इनकम में तो वो इनकम भी आती है जो हमारे रेजिडेंट ने बाहर से कमाई है। तो अगर डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है तो हमें वो ऐड भी करनी पड़ेगी, हाँ या नहीं। तो हम क्या ऐड करेंगे, ठीक है, फैक्टर इनकम earned by our resident from rest of the world। ये बाहर से जो भी हमने कमाया है वो हम ऐड कर देंगे। आ रही बात समझ में। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नेशनल इनकम आ जाएगा। सिंपल करता हूं आप लोगों के लिए, इन दोनों को, जो पैसा हमने बाहर से कमाया है माइनस बाहर वाला ने जो हमारे यहां से कमाया है, इन दोनों को हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। क्या बोलते हैं इसको, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, शॉर्ट फॉर्म में NFIA। ठीक है जी। तो अगर मुझे डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा,
NFIA को ऐड कर दूंगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दूंगा, और अगर नेशनल को डोमेस्टिक में करना है तो माइनस कर दूंगा। इजी, समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आता है बेटा हमारे पास हमारा अगला कंसेप्ट, दैट इज कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस एंड नेट। कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस एंड नेट। बेटा ग्रॉस और नेट में बस एक चीज का डिफरेंस है, वो होती है हमारी डेप्रीसिएशन। तो भैया ग्रॉस को अगर नेट पर लेके जाना है तो डेप्रीसिएशन को माइनस करना है, बात खत्म। ठीक है, अब एक बार रीड कर लो। डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज मेजर्ड एज, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है हमारा उसको हम मेजर करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है जी। डेप्रिसिएशन जिसको हम कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं, यही वो डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो अगर ग्रॉस से नेट पे जाना है तो बस डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, नेट से ग्रॉस पे आना है तो डेप्रिसिएशन को प्लस कर दो, इजी। ठीक है, यही कंसेप्ट हमने आगे पिछले चैप्टर में हमने वहां पे जब नेट इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पढ़ा था ना, वहां पर भी सेम कंसेप्ट था। ग्रॉस से नेट पे आने के लिए क्या डिफरेंस था? केवल डेप्रिसिएशन। क्लियर? तो ग्रॉस से जब भी नेट पे आना है तो क्या कर दो भैया? डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो। ठीक है, चलिए अब ये डेप्रिसिएशन होता क्या है एक बार देख लेते हैं फटाफट। बाकी जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें मैंने पिछले वाले चैप्टर में डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट को बहुत ही तसल्ली से समझाया हुआ है। ठीक है, डेप्रिसिएशन इज द लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। भाई हमारे जो फिक्स्ड एसेट है उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब ये कमी आती क्यों है? नॉर्मल वियर एंड टियर, भाई यूज करोगे तो कोई चीज कहीं ना कहीं से घिसेगी फटेगी, हाँ या नहीं? तो उसकी वजह से कमी आती है। अगला एक्सीडेंटल डैमेज, नई नई गाड़ी लेके आया ठोक दी तो क्या उसकी वैल्यू कम नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। ठीक है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, मुझे पता है कि भैया जब नई टेक्नोलॉजी आएगी तो पुरानी की वैल्यू कम होगी, मुझे पहले से पता है इस बात का। ठीक है, तो वो डेप्रिसिएशन के अंदर आता है। और जो पहले से पता नहीं होता वो किसमें आता था? कैपिटल लॉस में। पढ़ा है ना आप लोगों ने पीछे? चलिए, तो जो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होती है वो भी किसका रीजन होता है हमारे पास? डेप्रिसिएशन। कि भैया आईफोन 16 आया तो 15 की वैल्यू कम होगी ही होगी। ठीक है, क्लियर? नो डाउट। और जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं वो किसमें आते हैं? कैपिटल लॉस में, नेचुरल क्लैमिटी, फॉल इन मार्केट वैल्यू, इन सब रीजंस की वजह से। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ओनली एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस जो होती है वही हम डेप्रिसिएशन के अंदर कंसीडर करते हैं, और जो अनएक्सपेक्टेड होती है वो हम उसको कैपिटल लॉस में कंसीडर करते हैं। क्लियर? बहुत बढ़िया, शाबाश। तो डेप्रिसिएशन समझ में आ गया। किसी भी चीज का वैल्यू का कम होना, जैसे मैंने ये स्टाइलस 3000 रुपये खरीदा तो क्या इसकी आज भी वैल्यू 3000 ही होगी? इसको यूज करते हुए 3 महीने हो गए, इसकी वैल्यू कम हो गई ना? क्यों? क्योंकि यूज कर रहा हूं मैं अचानक इसको, ये गिर गुरा जाए तो भी इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, या फिर इसके बाद जो अगला स्टाइलस आएगा, जो नई टेक्नोलॉजी आएगी उसकी वजह से उसके आते ही इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। आ रही बात समझ में? ये सभी रीजन होते हैं किसी भी चीज की वैल्यू का कम होने का, और वैल्यू कम हो रही है उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए बेटा, अब आता है हमारे पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब डोमेस्टिक इनकम, मार्केट प्राइस पर और फैक्टर कॉस्ट पर, दोनों में ना डिफरेंस होता है। ठीक है, पर जब हम बात करते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी की तब तो कोई डिफरेंस नहीं है। टू सेक्टर जिसमें हमारे पास प्रोड्यूस सेक्टर आता है और हाउसहोल्ड सेक्टर आता है, जब हम इन दो सेक्टर की बात करें तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों की वैल्यू सेम ही रहेगी। बट जब हमारा एक तीसरा सेक्टर जिसको हम गवर्नमेंट सेक्टर बोलते हैं, जब वो रोल में आता है तब इन दोनों में क्या होता है? डिफरेंस आ जाता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट लगाती है टैक्स और गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सब्सिडी। तो अगर गवर्नमेंट किसी भी चीज पे टैक्स लगाएगी तो उसकी मार्केट प्राइस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, टैक्स लगाने से मार्केट प्राइस बढ़ती है। 100 रुपए की चीज थी तो 5% का टैक्स लगा तो 105 रुपए की हो गई। अच्छा, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है तो क्या होता है? उसकी वैल्यू कम हो जाती है। 100 रुपए की चीज थी, 5% की सब्सिडी दी तो 95 रुपीज की हो गई वो चीज। ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं कि आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर पहुंचना है, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर पहुंचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। और जो सब्सिडी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है उसे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, हाँ या नहीं? तभी तो फैक्टर कॉस्ट से आप मार्केट प्राइस पे पहुंचोगे, और इसको बोलते हैं हम लोग नेट
इनडायरेक्ट टैक्स NIT। तो अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे पहुंचना है तो आपको NIT प्लस करना पड़ेगा, और अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचना है तो NIT को आपको माइनस करना पड़ेगा। इजी, बहुत बढ़िया। तो टैक्सेस ऑन द गुड्स आर कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, टेंड टू रेज द मार्केट वैल्यू। उससे क्या होती है, मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है गुड्स की। अकॉर्डिंगली डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इंक्रीज्ड, इसकी वजह से जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो क्या होता है, हमारा इंक्रीज हो जाता है। सब्सिडीज टेंड टू लोअर द मार्केट प्राइस, सब्सिडीज की वजह से क्या होता है, हमारा मार्केट प्राइस कम हो जाता है। अकॉर्डिंगली डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज रिड्यूस्ड, मार्केट प्राइस पे जो हमारा डोमेस्टिक इनकम होती है वो कम हो जाती है। तो अगर हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फिक्स्ड कॉस्ट को, फैक्टर कॉस्ट को सॉरी, हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें NIT को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमारे पास मार्केट प्राइस पे दे रखा है और आपको फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, NIT को माइनस। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो बेटा ये ना मैंने आपको पूरा का पूरा चार्ट दे रखा है, इसको मैं आपको ना अलग से एक बार समझा देता हूँ, फिर ये आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल इजी कर रहा हूँ आपके लिए। GDP एट MP और NNP एट FC, मैक्सिमम जो कन्वर्जन होता है वो यहां से यहां तक का होता है। G फॉर ग्रॉस, N फॉर नेट। तो अगर ग्रॉस से नेट पर जाना है तो क्या कर दो, डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। क्लियर हो गया। अगर D फॉर डोमेस्टिक, N फॉर नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल तक जाना है तो क्या करना है आपको, NFIA प्लस कर देना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देना है। ठीक है, अगर MP से FC तक जाना है तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देना है। सो सिंपल, और कुछ नहीं करना। ग्रॉस से नेट पे आना है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो हमने बाहर से कमाई है माइनस जो बाहर वालों ने हमारे यहाँ से कमाई है, उसे क्या कर दो आप, प्लस कर दो। और MP से FC तक आना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को आप माइनस कर दो। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, माइनस सब्सिडी। कोई परेशानी, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये सारे के सारे जो है हमारे पास इसी तरीके से बना हुआ है। ठीक है, आप एक बार ये कन्वर्जन देख सकते हो। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। सिमिलरली ये भी कन्वर्जन है, एक बार रीड जरूर कर लेना, ठीक है, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना आए आपको आगे। क्लियर, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए ये हमारा फ्लो चार्ट है कि किस किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। आपको देखिए, आप देख सकते हो चार्ट को, बट मैंने आपको सबसे इजी तरीका बता दिया है कन्वर्जन करने का। ठीक है, तो जिसको जिसमें कन्वर्ट करना है आप बस उसको एक बार लिख लो, और फिर देखो ग्रॉस टू नेट जा रहा है तो डेप्रिसिएशन माइनस करना है, और डोमेस्टिक टू नेशनल पहुंचना है तो NFIA ऐड करना है, और MP टू FC जाना है तो NIT माइनस करना है। अगर इसका उल्टा करना है तो जो प्लस हो रहा है उसको माइनस, जो माइनस हो रहा है उसको प्लस, दैट्स इट, इजी। ठीक है बेटा, अब आता है बेटा हमारे पास हमारा अगला कंसेप्ट, दैट इज रियल एंड नॉमिनल GDP। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपके लिए सिंपल कर देता हूं। तो जब भी आप इनकम को कैलकुलेट करते हो बेस प्राइस पर, तो वो आती है आपकी रियल GDP, और जब आप कैलकुलेट करते हो करंट मार्केट प्राइस पर तो वो होती है आपकी नॉमिनल GDP। अब एक एक करके दोनों को समझ लेंगे। पहले बात कर रहे हैं हम लोग नॉमिनल GDP की। नॉमिनल GDP इज ए मैक्रो इकोनॉमिक्स मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ इकोनॉमीज आउटपुट दैट इज नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, जिसको हमने इन्फ्लेशन से एडजस्ट नहीं किया, हमने बस क्या किया, करंट वैल्यू पे कैलकुलेट कर दिया, दैट्स इट। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है हमारे पास इस टाइम पे मार्केट प्राइस में, उसी पे हमने कैलकुलेट कर दिया, कोई एडजस्टमेंट हमने नहीं करी, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नॉमिनल GDP।
तो नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक इवेल्युएट एट करंट मार्केट प्राइस। तो यहां पर हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं किस पे, करंट मार्केट प्राइस पे, ठीक है। चलिए, तो नॉमिनल जीडीपी इंक्लूड चेंजेस इन प्राइस ड्यू टू इन्फ्लेशन। यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट नहीं करी होती यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमने इंक्लूड कर लिया होता है चेंज इन प्राइस को, कि भैया इन्फ्लेशन की वजह से जो भी चेंज आया प्राइस में उसको हमने इंक्लूड कर लिया, विच रिफ्लेक्ट द रेट ऑफ प्राइस इंक्रीज इन द इकोनॉमी, कि भाई कितना प्राइस इंक्रीज हो गया, ये उस चीज को शो करता है। तो जीडीपी इज मेजर्ड एज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड। तो जो भी उनकी मॉनेटरी वैल्यू है उस पर हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। सिंस नॉमिनल जीडीपी डज नॉट रिमूव द पेस ऑफ राइजिंग प्राइस, ठीक है, ये राइजिंग प्राइस के पेस को रिमूव नहीं करता व्हेन कंपेयरिंग वन पीरियड टू अनदर, जब एक पीरियड को दूसरे पीरियड से कंपेयर करते हैं तो, ठीक है। तो इसलिए ये उस टाइम पे यूजफुल नहीं होता, कंपैरिजन में यूजफुल नहीं होता, क्योंकि इसने राइजिंग प्राइस को एक्सक्लूड नहीं किया है। इट इज अ मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the domestic territory of a country during an accounting year as estimated using the current year price। तो यहां पर ये मार्केट वैल्यू है जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है किस पर, करंट मार्केट प्राइस पर हमारी इकोनॉमी में एक साल के अंदर। इजी, बिल्कुल सिंपल रखते हैं ना यार। तो जो भी जीडीपी कैलकुलेट की गई है करंट प्राइस पे तो वो होती है नॉमिनल जीडीपी, यहाँ पर इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट नहीं होता, तो इसलिए कंपैरिजन के लिए ये इतना यूजफुल नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए, तो नॉमिनल जीडीपी का अगर फॉर्मूले की बात करते हैं तो यहाँ आता है Q इंटू पी। क्यू मतलब क्वांटिटी जितनी हमारे इस अकाउंटिंग ईयर में प्रोड्यूस की गई है, और प्राइस जो अभी इस अकाउंटिंग ईयर में प्रिवेल कर रही है, मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो प्राइस आएगा, और क्वांटिटी जितना इस अकाउंटिंग ईयर में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया है। इजी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं जरा रियल जीडीपी। तो रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज एन इन्फ्लेशन एडजस्टेड मेजर। ये है इन्फ्लेशन एडजस्टेड मेजर। भैया ये हमें सही पिक्चर दिखाएगा हमारी जीडीपी की, ये कंपैरिजन में मदद करेगा। समझना कैसे, दैट रिफ्लेक्ट्स द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी इन अ गिवन ईयर, ठीक है। इट इज मैक्रो इकोनॉमिक मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ इकोनॉमीज आउटपुट एडजस्टेड फॉर प्राइस चेंजेस। भैया ये एक्चुअल मेजर है किसका, हमारी इकोनॉमी में कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है, उसकी क्या वैल्यू है, कि यहाँ पर हमने प्राइस को एडजस्ट कर दिया गया है। यहाँ पे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद आउटपुट को शो किया जाता है, ठीक है, कि भैया आउटपुट में कितना चेंज आया है, ठीक है, क्लियर। इट रेफर्स टू जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। तो यहाँ पर हम जीडीपी को हमेशा कांस्टेंट प्राइस पर ही कैलकुलेट करते हैं। इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर as estimated using the base year price, base year price, ठीक है बेटा, गुड आउट। तो ये जो होता है कंपैरिजन के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर रियल जीडीपी जो होगी हमारी क्वांटिटी इनटू प्राइस होगा, पर यहाँ पे प्राइस कौन सा आएगा, बेस ईयर। क्वांटिटी जो इस साल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस की गई है वो है, और प्राइस कौन सा, बेस ईयर का। तो ये जो होता है वो कंपैरिजन में अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो प्राइस लेवल चेंज है उसको एडजस्ट कर दिया होता है। तो बिल्कुल आपको समराइज कर देता हूं मैं आपके लिए। नॉमिनल जीडीपी जो होती है वो कैलकुलेट की जाती है किस पर, करंट प्राइस पर। तो वहां पर वो इंडिकेट करता है कि कितना प्राइस में चेंजेस आए हैं और कितना इन्फ्लेशन हुआ, कितना डिफ्लेशन, वो उसको एडजस्ट नहीं करता, ठीक है, वो उसकी प्राइस के अंदर दिखता है, ठीक है, वो नॉमिनल जीडीपी के अंदर दिखता है। बट ऑन द अदर हैंड हम बात करते हैं रियल जीडीपी की, तो इसको कैलकुलेट किया जाता है बेस प्राइस पर। तो यहाँ पर जो एडजस्टमेंट होती है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की वो कर दी गई होती है, क्योंकि हमने बेस प्राइस पे कैलकुलेट किया है, तो हम एक्चुअल में यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि कितना आउटपुट में इंक्रीज हुआ है, ठीक है, क्लियर, गुड आउट, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब एक बार देख लेते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है भाई, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो जीडीपी डिफ्लेटर मेजर्स द चेंज इन द प्राइस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके प्राइस में जो भी चेंज आया है उसी को बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में हाउ मच प्राइस हैज बीन इन्फ्लेटेड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम,
कि भैया कितना प्राइस बढ़ गया है, चीजों की कीमतें कितनी बढ़ गई है, इसको कैलकुलेट करने में आपकी मदद करता है। सिंपल, बहुत बढ़िया। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास जीडीपी प्राइस डिफ्लेटर का? क्या होता है भाई, नॉमिनल जीडीपी को ऊपर रखो, रियल जीडीपी को नीचे रखो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। नॉमिनल ऊपर जो करंट प्राइस पे है, जो बेस प्राइस पे है उसको नीचे, मल्टीप्लाई में 100। ठीक है। अच्छा, अगर कन्वर्जन करना है आपको नॉमिनल को रियल जीडीपी में, तो क्या करेंगे हम लोग? क्या फॉर्मूला है हमारे पास? रियल जीडीपी आपको निकालनी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो हमारी नॉमिनल जीडीपी है उसको प्राइस इंडेक्स से डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे। प्राइस इंडेक्स क्या होता है? वो बताता है कि कितना कितना प्राइस इंक्रीज हुआ है, कितना इन्फ्लेशन हुई है, ठीक है ना। ईयर वाइज उसने आपको इंडिकेशन कर देना होता है, ठीक है। तो वो आपको ईयर वाइज दिखाता है कि कितना प्राइस में चेंजेस आए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर लेते हो, ठीक है। तो भैया अगर रियल जीडीपी निकालनी है तो नॉमिनल जीडीपी को, मतलब जो जीडीपी आपकी करंट प्राइस पर है, ठीक है, उसको आपको प्राइस इंडेक्स से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई 100 से करना है। और अगर आपको नॉमिनल निकालना है तो आपको जो रियल जीडीपी है उसको मल्टीप्लाई करना है प्राइस इंडेक्स से और डिवाइड करना है किससे? 100 से। उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, इजी। पता है हमारे पास हमारा अगला टॉपिक दैट इज जीडीपी एंड वेलफेयर, कि जीडीपी और वेलफेयर किस तरह से रिलेटेड है। पहले समझते हैं वेलफेयर क्या होता है। वेलफेयर मीन्स द मटेरियल वेलबींग ऑफ द पीपल, लोगों की भलाई। सिंपल सी बात है, सिंपल वर्ड में, कि भैया मटेरियल वेलफेयर कितना हो रहा है लोगों का, लोगों की भलाई कितनी की जा रही है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? वेलफेयर। ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर दोनों पर ही डिपेंड करता है। पहले बात करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स की, जैसे नेशनल इनकम। जब देश की इनकम बढ़ेगी तो वेलफेयर तो होना ही है, कि लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, वो अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अफोर्ड कर पाएंगे, ठीक है। कंजप्शन ज्यादा होगा, अल्टीमेटली सिंपल सी बात है, इनकम बढ़ रही है तो कंजप्शन लेवल भी ज्यादा होगा और क्वालिटी ऑफ गुड्स भी अच्छे मिलेंगे लोगों को, तो उनका वेलफेयर हो रहा है। ऑन द अदर हैंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर की जब हम बात करते हैं तो वहां पर आता है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। अगर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कम होगा तो लोगों का वेलफेयर हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी है, तो क्या है? वेलफेयर है। अरे बस समझ में, तो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस चीज में हमारे पास। द वेलफेयर विच डिपेंड ऑन द इकोनॉमिक फैक्टर इज कॉल्ड द इकोनॉमिक वेलफेयर एंड द वेलफेयर विच डिपेंड ऑन द नॉन इकोनॉमिक फैक्टर इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। तो इकोनॉमिक फैक्टर पे डिपेंड करते हैं तो वो इकोनॉमिक वेलफेयर है, और जो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर फैक्टर्स है। इजी। द सम ऑफ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर इज कॉल्ड द सोशल वेलफेयर। अब इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों ही वेलफेयर को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? सोशल वेलफेयर बन जाएगा। इजी। सिंपल वर्ड में ये समझना है कि जीडीपी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द वेलफेयर, और यहाँ पर केवल जीडीपी ही नहीं, इकोनॉमिक फैक्टर्स ही नहीं, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आते हैं जो दोनों मिलके सोशल वेलफेयर जो है वो क्रिएट करते हैं, लोगों की भलाई में काम करते हैं। दैट्स इट। चलिए, अब यहाँ पे ना एक ग्लिच आता है भैया, जीडीपी और वेलफेयर का डायरेक्ट रिलेशन है, मैं मानता हूँ, बहुत बढ़िया। जीडीपी एंड वेलफेयर डायरेक्टली रिलेटेड विद ईच अदर, बट यहाँ जो बट आ गया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट दिस रिलेशन इज इनकम्प्लीट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। भैया डायरेक्टली रिलेटेड है दोनों, पर हर केस में जीडीपी के बढ़ने से वेलफेयर हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। समझो कैसे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पहला फैक्टर। देखो यार, जीडीपी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, पर वो जो वेल्थ है वो कुछ लोगों के हाथ में आ रही है। गरीब अभी भी गरीब है, तो उस जीडीपी बढ़ने का क्या फायदा हुआ? उसको सोशल वेलफेयर हो रहा है? नहीं हो रहा है। आई बात समझ में? तो इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टर्न्स अनइक्वल, तो जीडीपी ग्रोथ फेल टू रिफ्लेक्ट अ राइज इन द सोशल वेलफेयर। तो वो जो जीडीपी बढ़ रही है ना, उससे लोगों का सोशल वेलफेयर नहीं हो रहा। अगर वो पैसा कुछ लोगों के हाथ में जा रहा है तो जीडीपी के बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अगला, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। Composition of GDP may not be welfare oriented. For example, increase in the production of defense goods does not lead to the any direct increase in the welfare of the people. भैया अगर आप डिफेंस गुड्स बना रहे हो, हथियार बना रहे हो, ठीक है, वहां से आपके पास जीडीपी आ रही है, तो उससे हमारे जो लोग हैं, ठीक है, हमारे जो देश के लोग हैं, उनको क्या फायदा हो रहा है? उनको कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि डायरेक्टली उनको तो फायदा कब होगा? जब उनको कंजप्शन गुड्स मिलेंगे, आया नहीं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, उनके मेडिकल फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलेगा, तो वहां पे डायरेक्टली कोई फायदा नहीं हो रहा, ठीक है। तो कंपोजिशन पे भी बहुत डिपेंड करता है कि भैया किस चीज से जीडीपी जो है हमारी बढ़ रही है, वो भी बहुत मैटर करता है। अगला, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे पास जीडीपी और वेलफेयर के रिलेशन का, क्योंकि ना हमारे देश में ना अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज कर ली जाती है। अब इसको तो कहीं पर रिकॉर्ड किया ही नहीं जाता, इसको जीडीपी में इंक्लूड नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसकी वजह से अंडर एस्टिमेशन होता है किसका? जीडीपी का, ठीक है। हमारे पास हमारा अगला फैक्टर दैट इज एक्सटर्नलिटीज।
Externalities refer to the good and bad impact of economic activity without paying the price or penalty. कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं, जो हमें इफेक्ट करते हैं, ठीक है, उसके बैड और गुड दोनों ही इफेक्ट होते हैं हमारे ऊपर, और वो उसके लिए ना तो कोई पे करते हैं कुछ भी, और ना ही उनको वो पेनल्टी हम उनके ऊपर लगा पाते हैं, जबकि ये होना चाहिए जो हमारे वेलफेयर को इफेक्ट करता है। समझो, दे आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। जो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज होती है बेटा वो कब होती है, समझो एग्जांपल से, मिस्टर एक्स ने एक ब्यूटीफुल गार्डन मेंटेन किया, बहुत ही सुंदर, और मिस्टर वाई जो है उस गार्डन को यूज कर रहे हैं, उनके नेबर है वो, ठीक है। अब वो उस गार्डन की वजह से उनको जो वेलफेयर मिल रहा है उसके लिए वो कुछ भी पे नहीं कर रहे, तो ये जो है हमारे जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा। अरे बात समझ में। सिमिलरली नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज भी होती है, आपको पता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी फैक्ट्रीज ऐसी होती है जो क्या करती है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन फैलाती है, ठीक है, जिसकी वजह से बाकी लोगों को सफर करना पड़ता है, ठीक है, और जिसके लिए वो कुछ पेनल्टी भी पे नहीं करते। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट दोनों ही डालते हैं लोगों पर उसको हम कहीं भी कंसीडर नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका एक लूप होल है। आई बात समझ में। तो जीडीपी जो है वो वेलफेयर से डायरेक्टली रिलेटेड है, बट इन फैक्टर्स को इंक्लूड करने के बाद, ठीक है। क्लियर, बहुत बढ़िया, शाबाश। सो दैट्स इट, दैट्स योर वीडियो। आई होप सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। फिर भी कोई दुख दर्द पीड़ा रह गई हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप मुझे बताओ, वहां पर मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स हम अगले पार्ट में करने वाले हैं, क्योंकि वहां पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं, वहां पे किस तरह से कन्वर्जन होने वाला है बहुत ही डिटेल में न्यूमेरिकल्स के साथ सीखेंगे, ठीक है बेटा। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, अभी के लिए कंसेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग कर लो और अगले पार्ट में न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट कर देंगे। चलिए बेटा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो, और इसको अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर कर दो और उसे बताओ कि अगर कंसेप्चुअली चीजों को समझना है तो शर्मा जी कॉमर्स वाले पे आ जा। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।